नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। बांग्लादेश में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में शानदार जीत हासिल करने के बाद से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष तारिक रहमान अब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी में जुट गए हैं। शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को ढाका में आयोजित होगा, जो देश की राजनीतिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है। और इस अवसर पर भारत की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे, जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्री मौजूद रहेंगे। बीएनपी के वरिष्ठ नेता ने इस समारोह को और भी अधिक प्रतिष्ठित बनाने के उद्देश्य से एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आग्रह किया था कि वो इस कार्यक्रम में आमंत्रित हो। शपथ ग्रहण न केवल बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति के लिए अहम है, बल्कि इसके माध्यम से क्षेत्रीय कूटनीति और दक्षिण एशिया में द्विपक्षीय संबंधों की दिशा पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना है। और ऐसे में तारिक रहमान जो है वो 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और एक दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी निमंत्रण मिला था। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे या नहीं। तो वहीं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री पद की शपथ समारोह में भारत की ओर से उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व का सुनिश्चित किया गया और इस मौके पर भारत के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह में शामिल होंगे और दोनों देशों के बीच मित्रवाद जो है वो कूटनीतिक संबंधों को प्रकट करेगा। उनकी उपस्थिति इस बात का संकेत है कि भारत बांग्लादेश के राजनीतिक घटनाक्रम को महत्व देता है और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ओम बिरला के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने में न केवल द्विपक्षीय संवाद को मजबूती मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक राजनीतिक और सामरिक संबंधों में भी सकारात्मक संदेश जाएगा। ये प्रतिनिधित्व भारत की प्रतिबद्धता और दक्षिण एशियाई सहयोग को रेखांकित करने के अवसर को भी साबित करता है। तो वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में अमेरिका और भारत के बीच संपन्न हुई व्यापारिक समझौते को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस समझौते को भारतीय किसान के साथ विश्वासघात करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए सरकार की नीतियों पर तीखा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने पूछा कि डीडीजी आयात का वास्तविक अर्थ क्या है और क्या इसका मतलब ये होगा कि भारतीय मवेशियों को अमेरिका से जीएम मक्का आधारित डिजिटल अनाज जो है वो खिलाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि क्या इस देश के दूध उत्पादक अमेरिका कृषि उद्योग पर निर्भर रह जाएगा। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जीएम सोया तेल के आयात की अनुमति दी जाती है तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों का सोया किसानों को क्या स्थिति होगी और वो किस प्रकार से इस आयात से होने वाले मूल्य झटकों का सामना करेंगे। राहुल गांधी ने अतिरिक्त उत्पादकों के बारे में भी स्पष्टीकरण की मांग की है। कौन कौन सी वस्तुएं शामिल हैं और क्या ये संकेत है कि भविष्य में दाल और अन्य फसलों को भी अमेरिकी आयातों के लिए खोला जाएगा। उन्होंने ये भी पूछा है कि गैर व्यापार बाधाओं को हटाने का क्या अर्थ है और इससे भारत पर भविष्य में जीएम फसलों के मामले में अपनी नीति को ढीला करना है। और ऐसे में राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई तरह के सवाल उठाए हैं और यूएस डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्र की सरकार पर तीखा वार किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में संपन्न हुए बांग्लादेश संसदीय चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर पार्टी अध्यक्ष तारिक रहमान को हार्दिक बधाई दी है। ममता बनर्जी ने अपनी शुभकामनाओं के प्रतीक के रूप में फूलों का गुलदस्ता और मिठाइयां उनके राजनीतिक कार्यालय तक भेजी और ये बधाई संदेश और उपहार ढाका के गुलशन क्षेत्र में स्थित बीएनपी चेयरपर्सन के कार्यालय पहुंचा है। पार्टी के मीडिया सेल के सदस्य अतीकुर रहमान ने कार्यालय में जाकर मुख्यमंत्री की ओर से भेजी गई मिठाई और बधाइयां स्वीकार की और इस मौके पर बीएनपी के विशेष अधिकारी जो हैं वो मौके पर उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री के इस गिफ्ट को उन्होंने बीएनपी के जीत के प्रति सम्मान और दोनों देशों के बीच दोस्ताना को लेकर पुष्टि के रूप में देखा है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बांग्लादेश में जीत हासिल करने के बाद से उन्हें गुलदस्ता और मिठाई भेजी है। बारामती में 28 जनवरी को हुए विमान दुर्घटना में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु के बाद से राज्य और
राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मची हुई है। और इस घटना के बाद से एनसीपी विधायक रोहित पवार ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू और डीजीसीए के पत्र भेजकर मामले की निष्पक्ष, व्यापक और पारदर्शी जांच की मांग उठाई है। रोहित पवार ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया कि उन्होंने ईमेल के जरिए विस्तार से पत्र में हादसे को लेकर अपनी चिंता और सवाल स्पष्ट रूप से दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि ये पहल किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने और अफवाहों और अटकलों से बचाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। उनके अनुसार जांच पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए ताकि दुर्घटना के समय हर पहलू की और जिम्मेदारियों का निष्पक्ष निष्कर्ष निकल सके और भविष्य में सुरक्षा उपायों को और भी सुदृढ़ किया जा सके। तो वहीं पंजाब की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक अरविंद खन्ना ने शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया है। और इस कदम के बाद से राज्य की राजनीतिक पारदर्शी पर हलचल मच गई है और आगामी चुनाव में गठबंधन और प्रत्याशियों की राजनीति पर इसका प्रभाव को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। अरविंद खन्ना का शिरोमणि अकाली दल में पार्टी प्रवेश के लिए मजबूती का संकेत माना जा रहा है, क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र में समर्थकों के बीच मजबूत पकड़ है। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि खन्ना के शामिल होने से अकाली दल को पंजाब में विरोधी दलों के खिलाफ रणनीतिक लाभ मिल सकता है और उनकी राजनीतिक यात्रा को नई दिशा मिल सकती है। और इस मौके पर अरविंद खन्ना ने अपनी प्राथमिकताओं और क्षेत्र के विकास को लेकर पार्टी के उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी व्यक्त किया। और ऐसे में शिरोमणि अकाली दल में अरविंद खन्ना जो है वो शामिल हो चुके हैं। पंजाब की राजनीति में हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। बीजेपी को छोड़कर अब शिरोमणि अकाली दल में इनके प्रवेश के बाद से बीजेपी खेमे में भी हलचल मची हुई है और ऐसे में पंजाब की राजनीति में भी लगातार हलचल देखने को मिल रही है। अरविंद खन्ना जो है वो बीजेपी छोड़ चुके हैं और अब उन्होंने शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया है, जिसके बाद से पंजाब की राजनीति में अब उथल पुथल जो है वो बढ़ चुकी है। तो वहीं महाराष्ट्र के मालेगांव नगर निगम में टीपू सुल्तान की तस्वीर को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है और अब 2 दिन के भीतर ही तस्वीर हटाए जाने के बाद से शांति होने की संभावना है। ये मामला तब सुर्खियों में आया है जब डिप्टी मेयर शाने हिंद निहाल अहमद ने अपने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद ही अपने कार्यालय कक्ष में टीपू सुल्तान का चित्र लगवाया। और इस कदम के बाद से राजनीतिक दलों में हलचल मच गई और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना में इसकी तीखी आलोचना की। दोनों पार्टियों का कहना है कि ये निर्णय जो है वो नगर निगम की परंपराओं और प्रोटोकॉल के अनुरूप नहीं है, इसीलिए उन्होंने आपत्ति जताई। तस्वीर हटाए जाने के बाद से विवाद अपेक्षाकृत जो है वो शांत हुआ, लेकिन इस घटना ने नगर निगम में राजनीतिक संविदाकरण और सांस्कृतिक मुद्दों पर बहस को फिर से उभार दिया है। तो वहीं T20 विश्व कप का रोमांचक मुकाबला वेस्ट इंडीज और जबरदस्त जो है इसका प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में नेपाल की टीम को 9 विकेट में मात दी गई है और सुपर 8 चरण में प्रवेश कर लिया है। और ये जीत वेस्ट इंडीज के आक्रामक बल्लेबाजी और सटीक गेंदबाजी का परिणाम रही है, जिसमें उन्होंने मैच के हर पहलू में दबदबा बनाए रखा। नेपाल के बल्लेबाज संघर्ष करते हुए लक्ष्य तय नहीं कर पाए, जबकि वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआती विकेट के नुकसान के बाद से शानदार पारियां खेलकर टीम को आसानी से जीत दिलाई। और इस परिणाम के साथ ही वेस्ट इंडीज की टीम का आत्मविश्वास बढ़ा और सुपर 8 में उनकी स्थिति मजबूत हुई, जबकि नेपाल को टूर्नामेंट से बाहर होने की संभावना अब बढ़ गई है। इस मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों के बीच हाई वोल्टेज उत्साह और रोमांच पैदा कर दिया है। तो वहीं श्रीलंका में T20 विश्व कप के बड़े रोमांचक मुकाबले का इंतजार आज पूरे क्रिकेट प्रेमियों को है, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होगा। और इस हाई वोल्टेज मैच में सभी की निगाहें खासतौर पर टीम इंडिया के विस्फोटक ओपनर अभिषेक शर्मा पर टिकी रहेगी, जिनका फॉर्म और प्रदर्शन पर खेल का पल पल निर्भर करता है। और ये मुकाबला कोलंबो के प्रतिष्ठित आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। शाम को करीब 6:30 बजे इसकी शुरुआत होगी और दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा और दर्शकों का उत्साह इसे एक यादगार और भावनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण मुकाबला बना दे रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और यात्रा के लिए कपाट खुलने की तिथि का ऐलान कर दिया गया है। और इस बार चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के 3
अच्छा, अक्षय तृतीया के दिन खोला जाएगा, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट जो है वो 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे। अगले दिन 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलकर यात्रा का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया जाएगा। प्रशासन ने चारधाम यात्रा की सुरक्षा और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी है, जिसमें श्रद्धालुओं के आवागमन, सुरक्षा, मार्ग की साफ सफाई और डॉक्टरों के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया है। और ये आयोजन धार्मिक स्थल और श्रद्धालुओं के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है। तो वहीं पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्र की संदिग्ध मौत के मामले में जांच में गति आई है और इस गंभीर प्रकरण की जांच अब सीबीआई को सुपुर्द कर दी गई है और एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं। शनिवार को सीबीआई की टीम ने पटना स्थित शंभू गर्ल्स हॉस्टल में करीब 3 घंटे तक गहन तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान हॉस्टल के सभी कमरे, रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की विस्तार से जाँच की गई। एजेंसी ने यह सुनिश्चित किया है कि कोई भी अधूरा ना रहे और मामले के हर पहलू की बारीकी से जांच पड़ताल की जाए। और इसी बीच आज जहानाबाद में मृतका के परिवार से पूछताछ की गई ताकि घटना के पीछे के कारणों और परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके। जांच में अब तक मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में घटना को लेकर लगातार पुलिस जो है वो छानबीन कर रही है। खबर पटना से है, जहां पर छात्र की मौत के बाद से लगातार पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। पटना में नीट छात्र की संदिग्ध मौत के बाद से अब जो है कार्रवाई वो तेज हो चुकी है। इस दौरान शंभू गर्ल्स हॉस्टल में पूछताछ की गई, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए और इसके साथ ही पुलिस जो है अब आगे की जांच पड़ताल तेज करती है। तो वहीं यूपी के अमेठी में जामो स्थित कटरी गांव में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल व्याप्त है। गांव में दर्जनों की संख्या में घूम रहे बंदरों के झुंड आए दिन लोगों पर हमला कर रहे हैं, जिससे बच्चे, महिलाओं और बुजुर्ग में खासा डर बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि बंदरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और स्थिति अब नियंत्रण से बाहर होती दिख रही है। बंदर अक्सर घरों की छतों पर चढ़ जाते हैं और वहां रखे राशन, कपड़े, टीन शेड और पानी की टंकियां और अन्य घरेलू सामानों को नुकसान पहुंचाते हैं। कई बार वो आंगन और गलियों में घूमकर उत्पात मचाते हैं, जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से समस्या का स्थायी समाधान की मांग की है। तो वहीं पीलीभीत से खबर है, जहां पर क्षेत्र में तेंदुए के आतंक जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। देर रात फार्म में परिसर में सो रहे एक कुत्ते को तेंदुआ उठा कर ले गया और ये पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके बाद से आसपास के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तेंदुए को इस दस्तक से लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग को तत्काल इसकी कार्रवाई किए जाने की मांग की है ताकि वन्य जीवों को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ा जा सके और गाँव में किसी बड़ी घटना की आशंका को टाला जा सके। फिलहाल क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोगों को रात के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने संगठित गिरोह बनाकर ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से लोगों से ठगी करने वाले साइबर अपराधियों को खिलाफ पर्दाफाश करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं, जिसका उपयोग नोएडा के स्कूलों को धमकी भरे ईमेल भेजने के मामले में कथित रूप से सामने आए हैं और ये बरामदगी जांच के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से आसिम, अनंत, साहिल और लोकनाथ शर्मा, केदारनाथ शर्मा शामिल हैं और सभी को नोएडा स्थित एसटीएफ कार्यालय लाया गया है, जिसके बाद से आगे की अब कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं लखनऊ में खेलते समय लापता हुए 6 साल के मासूम की पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सकुशल बरामद कर लिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस जो है वो सक्रिय हो गई। थाना प्रभारी अंजनी कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। लगातार प्रयासों के चलते महज आधे घंटे के भीतर ही बच्चे का पता लगाया जा सका और उसे सुरक्षित परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। अपने बच्चों को सकुशल पाकर परिवार ने राहत की सांस ली और पुलिस टीम के प्रति आभार व्यक्त किया और इस तत्काल कार्रवाई से पुलिस की काफी सराहना की जा रही है। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को लेकर अवैध वसूली के गंभीर आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि कथित रूप से मुख्तार अंसारी गैंग से जुड़े कुछ लोगों ने संगठित तरीके से लाइसेंस संबंधित कार्यों में हस्तक्षेप करते हुए निजी कर्मचारियों से उगाही की है। बताया जा रहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में लगे कर्मियों पर दबाव बनाना, उनसे धन वसूले जा रहे हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया।
उन्होंने प्रदेश के 25 जिलों के जिलाधिकारियों को जांच के आदेश जारी किए हैं ताकि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष पड़ताल हो सके और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र में चाइनीज मांझे का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इसी क्रम में युवक जो है ध्रुव नारायण पांडे इसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि अचानक मांझा गले में उलझने से बुरी तरह से वो जख्मी हो गए और मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उनके घाव पर 7 टांके लगाए हैं। फिलहाल उनकी स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है और डॉक्टरों की वो निगरानी में है। तो वहीं लखनऊ में अंडरपास के ऊपर बने पुल पर एक भीषण सड़क दुर्घटना का मामला जो है वो सामने आया है। जानकारी के अनुसार रॉन्ग साइड से बाइक चला रहे युवक ने दोपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक जो है उछलकर सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और पुल पर कुछ समय के लिए यातायात बाधित हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी। पुलिस टीम और एम्बुलेंस की टीम जो है वो घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहाँ पर उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार दोनों की स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है। तो वहीं नागरिकों का कहना है कि रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार से वाहन चलाते समय ये बड़ी घटना हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोर्ट परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब ईमेल के माध्यम से परिसर में बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तत्काल सक्रिय हो गई और डीसीपी वेस्ट विश्वजीत श्रीवास्तव सहित वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। एहतियात के तौर पर पूरे परिसर को सुरक्षा घेरों में लेकर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता की मदद से व्यापक तलाशी का अभियान भी चलाया गया और कई घंटों तक चली संग चेकिंग के बाद से हर कोने को बारीकी से छानबीन की गई और बाद में भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सूचना को फर्जी बताया गया और इसके बाद से अधिकारियों ने राहत की सांस ली। फिलहाल साइबर टीम और संबंधित एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि ये भ्रामक ईमेल किसने भेजा और इसके पीछे क्या मकसद है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।